यहाँ पर आपको आगाह करें, मोहम्मद एहसन भून सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो चुके हैं। मोहम्मद एहसन भून सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का आज सालाना इंतखाब हुआ, जहाँ पर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब समेत मुख्तलिफ जो है वकला ने आज अपने हक़ राय दे का इस्तेमाल किया है। कराची से जो है सदारती नशिस्त पर लतीफ़ खोसा और मोहम्मद मोहसिन जो है बोन के दरमियान एक सख्त मुकाबला हुआ है, जहां पर पोलिंग सदारती नशिस्त पर सदा लतीफ़ खोसा ने 162 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद एहसन भून ने 144 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर मोहम्मद एहसन भून जो है सिंध से भी कामयाब हो गए हैं, जबकि ओवरऑल पाकिस्तान से भी कामयाब हो गए। ये गैर हतमी नताइज हैं। यहाँ पर भी जो मोहम्मद एहसन भून के हमायती हैं वहाँ पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे उन वकला से भी बात हुई, आज़ाद यासीन और दीगर से, उनका यही कहना था कि मोहम्मद एहसन भून की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी है और वकला के फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। बिलावल भुट्टो की क़यादत में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और मावन खसूसी वज़ीर आला सिंध वकार मेहदी ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कल नमाज जुम्मा के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। PP रहनुमा एहतजाजी मुजाहिरों से खिताब करेंगे। आज हर इदारा देख लें, हर दफ्तर देख लें, डिपार्टमेंट देख लें, सब जगह जो है वो बदहाली का शिकार हो गया है। तो अवाम बहुत बेजार हैं, बहुत मायूस हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इसका दायरा जो है वो डिवीज़नल सतह पे और इसके बाद मुल्की सतह पे हम एहतजाज और जलसों, जुलूसों और रैली के ज़रिए करेंगे। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और 30 नवंबर को हमारा पेशावर में यौम तासीस का प्रोग्राम है, उसमें भी इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है फर्दर आगे के लिए हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं 6 नवंबर तक इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। अमला घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक करेगा। के लिए इंतखाबी फहरिस्तें बड़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ात हैं और जो दुरुस्त इलेक्टोरल्स होती हैं उनकी बेस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं। फिर इलेक्शन के साफ़ व शफाफ की ज़मानत भी इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी पर मुनहसर है। 6 नवंबर तक जो भी इब्तदाई तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। उसमें तमाम प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स, रजिस्टर और दूसरी चीज़ें, और जो वेरीफाइंग स्टाफ है फील्ड में जाएगा डोर टू डोर, जिसको हम वेरीफाइंग ऑफिसर कहते हैं, और डिस्प्ले सेंटर्स है, AROs की अपॉइंटमेंट है, सुपरवाइज़र की अपॉइंटमेंट्स हैं। इनका मरहला इस वक्त जारी है और पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहिबान इस वक्त इन तैयारियों में मसरूफ़ है। स्टाफ की अपॉइंटमेंट और उसके बाद इस वक्त ट्रेनिंग भी चल रही है साथ साथ। तो ये प्रोसेस इंशाल्लाह हम 6 नवंबर को कंप्लीट कर लेंगे। 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगी। यानी तमाम अमला जो अपॉइंट होगा वो घर घर जाएगा और इंतखाबी फहरिस्तों को साथ लेके जाएगा और वेरीफाई करेगा कि हर घर के अंदर जो जो लोग मौजूद हैं उनके कवायफ, उनके पर्टिकुलर्स चेक करेगा और फिर इंतखाबी फहरिस्तों से उसे कंपेयर करेगा। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स की अराजी मुंतकली को गैर कानूनी करार दे दिया। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच के रूबरू तिजोरी हाइट्स की तामीर के खिलाफ रेलवे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जमीन की मुंतकली का तरीकेकार गलत इख्तियार किया गया। अराजी मुंतकली का जो तरीकेकार इख्तियार किया गया वो क्रिमिनल जुर्म है। ड्यूटी भी चोरी की, जिस पर 10 मरतबा ड्यूटी का जुर्माना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अराजी मुंतकली इतनी जल्दी में हुई कि गलतियां वाज़ेह हैं, ये बिल्डिंग भी फारिग होगी। चीफ जस्टिस ने कहा यह तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुताल्लिक वकील से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अपने क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। अदालत ने मजीद समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
नस्ला टावर खाली करने का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल है। चंद मकीनों के सिवा तमाम रिहायशियों ने फ्लैट खाली कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का दावा है कि मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत गुज़श्ता शब ख़त्म हो चुकी है। नस्ला टावर अब सरकारी तहवील में है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। डीसी ईस्ट के मुताबिक जो है वो अब उनके ज़ेर असर है सारी इमारत, लेकिन अभी भी जो है इसको खाली करने का अमल जारी है। तकरीबन 44 फ्लैट्स थे और उसमें से तकरीबन 12 से 14 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना सामान जो है और उन फ्लैट्स को जो है खाली कर दिया गया है। और उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो ये बताया जाता है कि किराएदार थे जिन्होंने फ्लैट्स को खाली करके जो है मुंतकिली कर ली है अपने सामान की और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन अब भी अमल जारी है, कुछ लोग रह गए हैं जो खाली करने वाले हैं। लेकिन जो दावा किया है फिरोजाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर की साहिबा से जानिब से कि असलूबी के साथ जो है वो तमाम मकीन जो है वो अपने फ्लैट्स को सामान के साथ खाली कर देंगे और इसकी मुद्दत जो है बढ़ाकर जो आज तकरीबन 12 बजे रात को इसका वक्त खत्म होगा। चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं इसकी मोहलत के अंदर इसको खाली करने के लिए, वो अमल जारी है। लेकिन इसमें 4 से 6 फ्लैट इस तरह के भी हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, लॉक लगे गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे आर्टिस कॉर्नर, जहां पर मुर्तज़ा वहाब तकरीब से कुछ बल्दियाती रिपोर्टर्स और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, वो सदुज़ई साहब इस बात को साबित करती है कि आपने जिस मेहनत के साथ, जिस जाफशानी के साथ केएमसी के लिए काम किया, शहर के लिए काम किया, मैं समझता हूँ उसके लिए आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अभी इब्तदाइया में बात की जा रही थी कि मुर्तज़ा जिस दिन हर गली से आपके लिए आवाज़ निकलनी शुरू हो गई तो आपकी कामयाबी हो गई। अहमद भाई, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ निकल रही है, तो अल्लाह खैर करे। नहीं, हमारे लिए तो मेरे ख्याल में टाइम चलता रहता है। बाहर क्या है, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये शहर मेरा अपना है। मैं इस शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा, इन्हीं गलियों के अतराफ में हाई कोर्ट के पास मेरा स्कूल होता था, BVS। तालीम यहाँ से हासिल की, यहीं आसपास के ग्राउंड्स में खेले, YMCA में खेले। और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इस शहर की तनज़्ज़ुली हुई है, हर एस्पेक्ट से देखें, चाहे तहजीब का मामला हो, जो मुआशरती इखलाक का मामला हो, ओवरऑल चीज़ों का मामला हो, मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि शहर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। और मैं समझता हूँ उस तनज़्ज़ुली से निकलने के लिए पहली चीज़ हमें इस बात का एतराफ़ करना होगा कि हाँ तनज़्ज़ुली हुई है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग विद अस, हमसे कोई ना कोई गलती हुई है अपने शहर को लुक आफ्टर करने में, अपने शहर की निगहदाश्त में, मैं समझता हूँ तब तक करेक्शन नहीं हो सकती, तब तक बेहतरी नहीं हो सकती। यहाँ पर बात हो रही थी, जब तस्वीर खिंच रही थी तो कुछ फोटोग्राफर सामने आ गए, तो पीछे वाले जो हमारे कैमरामैन थे वो तस्वीर नहीं खींच पा रहे थे, तो होस्ट ने कहा कि जी आप लोग हट जाए, जिनका जो काम है उनको करने दें। और मैं समझता हूँ वो लाइन मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जिसको जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा, वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, जिसमें हुकूमत से ले लें, शहरियों तक, इदारों तक, हर शख्स जो है ना वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है। कोई शख्स ये नहीं देखता कि उसका अपना क्या काम करने की ज़रूरत है, उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है। और हमने एक वतीरा बना लिया है, एक आसान स्केपगोट सलूशन बना लिया है कि हाँ यार फला बंदा जिम्मेदार है। कभी वो सिंध हुकूमत जिम्मेदार हो जाती है, कभी वफाकी हुकूमत जिम्मेदार हो जाती है, कभी अहमद शाह जिम्मेदार हो जाएगा, कभी मीर हुसैन अली, कभी रऊफ़ अख्तर फारूकी। तो मैं समझता हूँ, कहते हैं करेक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, हमारे अंदर से चीज़ बेहतरी आनी चाहिए। और जब तक बहसियत शहरी हम ये नहीं सोचना शुरू करेंगे, ये पूछना शुरू करेंगे शहर किसका है, हमें कहना चाहिए ये शहर हमारा है। और जब हम ये कहेंगे ये शहर हमारा है तो इस शहर की बेहतरी,
इस शहर की तरक्की के लिए जो जो काम करने की ज़रूरत है वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने अपने शहर की अब ब्रांडिंग इतनी मनफी अंदाज से की है कि जब तक वो मनफी सोच हम ना निकाल दें, वो जो मनफी एस्पेक्ट हमारी चीज़ों में आ गए, जहाँ पे मैं अफसरान को डाउट करूँगा, अफसरान मुझे डाउट करेंगे, मैं आपको डाउट करूँगा, आप मुझे डाउट करेंगे, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो शहर से अब ख़त्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और कहीं ना कहीं बहसियत शहरी, आज मैं हुक्मरान हूँ, कल नहीं होऊंगा, शहरी हूँ बुनियादी तौर पर। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे वो चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। मैं केएमसी गया तो बड़े लोगों ने सवाल पूछा कि भाई पीपल्स पार्टी का कोई सियासी एजेंडा है, लगता है कोई उखाड़ पिछाड़ करने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब आए। मैं केएमसी के तमाम अफसरान के साथ में बैठा, मैं कहता हूँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसकी ट्रांसफ़र कहाँ करूँ, किसकी पोस्टिंग कहाँ करूँ। मुझे 3 महीने तकरीबन हो गए, कुछ अफसरान यहाँ पर बैठे, मैंने किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की। मैंने कहा आप लोगों का जो काम है वो काम करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। आपको जो सपोर्ट चाहिए हुकूमती लेवल पर, मीडिया के लेवल पर, आपकी बात को एडवोकेट करने के लिए मैं करूँगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं इन 3 महीनों में एक किताब तो मैंने पढ़ी नहीं अभी, लेकिन मेरा इंप्रेशन केएमसी का बड़ा नेगेटिव था जब तक मैं केएमसी नहीं गया था। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने इन 3 महीनों में उन केएमसी के अफसरान को, एहलकारों को, काम करने वाले मुलाजमीन को काम करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उनको एक सिम्त नज़र आ रही है। अगर आप उनसे काम लेंगे नहीं, अगर आप उनको बताएंगे नहीं आपकी डायरेक्शन क्या है, तो लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो फिर लीडरलेस हो जाती है। लेकिन जब आप उनको बताएं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे इन लोगों में कैपेसिटी नज़र आई। मुझे नज़र आया कि इन लोगों में पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं आज आपको बरमला कहता हूँ कि मैं हाँ सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूँ, लेकिन मैं आप केएमसी का भी तर्जुमान हूँ। मैं केएमसी के साथ खड़ा हूँ और जहाँ मैं केएमसी के वसाइल को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा हूँ, मैं केएमसी की मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को भी फोकस कर रहा हूँ। और मैंने एक वादा किया था केएमसी के मुलाजमीन से कि जो मुलाजमीन की खुद तनख्वाहें सिक्योर नहीं होंगी, जिनकी पेंशन सिक्योर नहीं होगी, वो लोगों को क्या सिक्योर करेंगे। और ये मेरी कमिटमेंट है इंशाल्लाह आज आर्ट्स काउंसिल में बैठ के कि पहला टारगेट जहां शहर की खिदमत करनी है, उसके साथ साथ केएमसी के अमले की भी खिदमत करनी है। उनको बताना है कि आपकी तनख्वाहें आपको मिलेंगी, वक्त पर मिलेंगी, आपकी पेंशन आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ही आपको करके देगी। मैं आपकी तर्जुमानी, आपका मुकदमा लड़ा, उस पर इंशाल्लाह हमको कामयाबी हासिल होगी। मैं एक शेर कह लें या गाना कह लें, उसका एक छोटा सा बंद है। इस शहर खौफ में बेहिसी का राज है, इस शहर खौफ में बेहिसी का राज है। और जब मैं ये बंद कह लें, मिसरा कह लें, ये मैं सुनता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे अपना शहर नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक तो खौफ की फिजा हमने 40 साल देखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिजा खत्म हो गई। आज इस शहर की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो रही हैं। लेकिन दूसरा खौफ जो अब हमें आ गया है कि हम अपने हक की बात नहीं करते, डरते हैं कि यार कंटेम्प्ट हो जाएगी, डरते हैं यार चलो जाने दो, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरे के साथ हो रहा है। हम ये नहीं सोचते आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मैं समझता हूं हमें उस खौफ की अब फिजा से बाहर आने की जरूरत है हमें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जब अदालत में बात करने की कोशिश की तो मुझे चुप करा दिया गया, क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि केएमसी काम कर रही है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता केएमसी। मुर्तज़ा वहाब आर्टिस्ट काउंसिल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिटेल में चीनी 5 रुपये महंगी होने के बाद 120 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गई है। कराची में चीनी की कीमतें फलक को छूने लगी हैं। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। रिटेल में चीनी 5 रुपये इजाफे से 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 125 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ एक दिन में चीनी होलसेल में 6 रुपये महंगी होकर 116 रुपये फ़ी किलो हो चुकी थी। ताजरों का मुतालिबा है कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मिडल मैन पर सख्ती की जाए और हुकूमत जामे इक़दामात करें।
शहर में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल बनाई गई हैं। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत भी लिख दिया है। हलीम आदिल शेख ने खत में लिखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से 40 किलो गंदम की कीमत 1950 रुपये मुकर्रर की गई, जिसके मुताबिक आटे की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए, मगर सिंध के आवाम 70 से 80 रुपये किलो में आटा खरीद रहे हैं। रोज़मर्रा ज़रूरियत की अशिया महंगी कीमत बेची जा रही हैं। सऊदी पैकेज के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 172 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 1 पैसे सस्ता हो गया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज के बाद रुपए पर दबाव कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 52 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 78 पैसे से सस्ता होकर 172 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 1 पैसे सस्ता हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी पैकेज के बाद IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद 1 अरब डॉलर मिलने से रुपए पर दबाव मजीद कम होगा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी सस्ती हो गईं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 173 रुपए का हो गया। यूरो 1 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 201 रुपये 40 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 20 पैसे की कमी के बाद 239 रुपये 30 पैसे का हो गया। इमारती दरहम 25 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए और सऊदी रियाल 20 पैसे कम होकर 46 रुपये 5 पैसे का हो गया है। डॉलर मजीद सस्ता होने से 1 तोला सोना 3,550 रुपये सस्ता हो गया। 2 रोज़ में 1 तोला सोना 11,350 रुपये सस्ता हुआ, जबकि ऑल सिंध सराफा बाज़ार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर सस्ता होने की वजह से मकामी सराफा बाज़ार में सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है। सराफा बाज़ार में 1 तोला सोना 3,550 रुपये सस्ता होकर 1,20,650 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 3,043 रुपये कमी के बाद 1,03,438 रुपये का हो गया। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन का शहरियों को सरमायाकारी की जाली कंपनियों से होशियार रहने का तनबा कर दिया है। SECP के मुताबिक ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर आवाम को गैर कानूनी कारोबार सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जाता है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जो अशरफ, आगाह कीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शहरी को सरमायाकारी की जाली कंपनियों से होशियार रहने का इंतबाह किया। आवाम सरमायाकारी की जाली स्कीमों मल्टी लेवल मार्केटिंग और पैरामिड से बचें, और ये भी कहा है कि आवाम गैर लाइसेंस शुदा जो ऑनलाइन स्कीमों की जालसाजी में ना आए, और ये भी कहा है कि ज्यादा मुनाफे का लालच देकर आवाम को गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मी की तरफ रागिब किया जाता है। ऐसी गैर रजिस्टर्ड कंपनियां आवाम से सरमाया इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस ऑफर कर रही हैं। ये SECP के सामने आया और कहा इंटरनेशनल बिजनेस सोशल प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी गैर कानूनी तौर पर सरमायाकारी स्कीमें चला रही है, उनमें सरमायाकारी ना करें। आवाम को कहा है कि मुनाफे की लालच में आके अपना जो जिंदगी भर का सरमाया वहाँ पे नहीं लगाएं, और साथ में कहा इंटरनेशनल बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पास किसी किस्म के सरमायाकारी स्कीम चलाने और आवाम से रकम इकट्ठा करने का कोई भी लाइसेंस मौजूद नहीं है। और ये भी कहे कि एप्लीकेशन आई है बर वक्त के नाम से जो आवाम को लोगों को फाइनेंसिंग की सहूलत दे रही है जो गैर कानूनी है, उसमें सरमायाकारी ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। नौकरियों के हुसूल के लिए नाबीना अफराद ने आज भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बेनाई से महरूम अफराद का कहना है कि बार बार डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बावजूद नौकरियां नहीं दी जा रही। महरूम अफराद नौकरियों के हसूल के लिए सड़कों पर आ गए। कई रोज से कभी प्रेस क्लब तो कभी सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। नाबीना अफराद का कहना है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद हमें हमारा ही हक नहीं दिया जा रहा। 4 माह से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कफन बांध कर निकले हैं। अगर मुतालबात न माने गए तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज भी हमें प्रोटेस्ट करते हुए आज तीसरा चौथा दिन है। हुकूमत को जो है हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सबमिट करवाए, हमारी जो रिसीविंग थी वो सबमिट करवाई। अब हुकूमत हमसे चाहती क्या है? आज हमारा लाएअमल ये है कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब जब मुमताज़ अली साहब हमसे नहीं मिलते और हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम अपने आप को आग भी लगाएंगे।
अगर वो अपॉइंट नहीं करते हैं, हम कफन बांध के यहाँ मौजूद हैं और हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 5% मुख्तस करदा कोटे के तहत मुलाजमत दी जाए। मुतादिद बार डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए मगर नौकरी नहीं मिली। हमारे हाल पर रहम किया जाए। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद के गरीब और मतवस्त इलाकों के बाद पूश इलाकों की सड़कें भी टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। शाहराह फैसल से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कुरंगी रोड पर भी गड्ढे पड़ चुके हैं। गोरा कब्रिस्तान के सामने कुरंगी रोड पर जा बजा गड्ढे पड़े हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इस रोड के ख़राब होने के बाद शाहराह फैसल पर भी ट्रैफिक का दबाव देखने को मिलता है। शाहराह फैसल, लायंस एरिया, लकी स्टार और सदर से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले अफराद इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कराची की सड़कें मुतालिका हुकाम की तवज्जो की मुंतज़िर हैं। इलाके की मेन सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गड्ढों से गैस लीक होने लगी है। शहर की सड़कें आला हुकाम की तवज्जो की मुंतजिर हैं। नॉर्थ कराची की मरकजी सड़क गुज़िश्ता 10 साल से टूट फूट का शिकार है। बाबा मोड़ से ख्वाजा अजमेर नगरी तक सड़क की हालत इंतहाई अबतर है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जहां से गैस भी लीक हो रही है। रिहायशियों का कहना है कि सड़क पर पड़े गड्ढों से गैस लीकेज के बायस 2 बार धमाके भी हो चुके हैं। सड़क की तामीर के बाद से कभी मुरम्मत नहीं की गई। महंगाई इतनी है कि आदमी क्या बनाएगा। देखो ना, टूटी पड़ी हैं गाड़ियाँ, खाने का पूरा नहीं हो रहा है, तो गाड़ियाँ कहाँ से। तो रोड के हालात तो आप खुद भी देख रहे हैं। आ जाते हैं जब बहुत मिन्नतें करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, हम अब काम करेंगे। गटरों का पानी पी रहे हैं यहाँ लोग आवाम। इसको तो 10 साल हो गए बने हुए, उसके बाद कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, ना कोई कौंसलर दे रहा है, ना कोई MPA दे रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है इसको। रिहायशी कहते हैं कि वोट लेने तो सब आते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि मरीजों को एम्बुलेंसेज में ले जाते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मकरान में ज़लज़ले का खदशा है, जो शहर कायद के इलाके रेरीकोट को भी मुतासिर कर सकता है। इसी खदशे के पेश नज़र रेरीकोट में रिहर्सल की गई है, जिसमें तलबा को ज़लज़ले के वक्त बचाव की तदबीर बताई गई है। मकरान में ज़लज़ला, सुनामी सेंटर से रेस्क्यू टीमों को अलर्ट SMS मौसूल। रेडी गोट एमरजेंसी अलार्म से गूंज उठा। स्कूल में मौजूद बच्चे और असातिज़ा ज़लज़ले से खुद को बचाने के लिए डेस्क्स के नीचे बैठ गए। ख़वातीन और मर्द हजरात घरों से निकलकर खुले मैदान में पहुंच गए। भगदड़ में जख्मी बच्चों को फर्स्ट एड के बाद एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम तर रिहर्सल थी रेडी गोट के मकीनों को समंदरी ज़लज़ले से बचाने की। नेशनल सुनामी सेंटर के डायरेक्टर अमीर हैदर का कहना है कि मकरान में ज़लज़ले का खदशा है। सुनामी आया तो कोस्टल बेल्ट पर कायम रेडी गोट सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। तो इसलिए ये हम तैयारी की तरफ जा रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी जितनी से ज़्यादा सेव हो सके। और हमारा मकसद लोगों की ज़िंदगी बचाना है। तकरीब में मौजूद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि किसी भी कुदरती आफत के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। PDMA का मसला ये है कि उनको सेफ एग्जिट दिया है, सेफ जगहों पर शिफ्ट किया है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, मेडिसिन का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन और ये किया जाता है। और इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी कोऑर्डिनेट करती है, लोकल गवर्नमेंट भी करती है। रिहर्सल में तलबा को ज़लज़ले के वक्त बचाव की तरबियत भी दी गई। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के हमरा रबिया खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने 4 नवंबर को हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौका पर हिंदू मुलाजमीन के लिए सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आम तातील का ऐलान कर दिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 नवंबर को सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुलाजमत करने वाले हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है। बल्दियाती इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी छुट्टी होगी। PSO ने माली साल के पहले तिमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी है। PSO की फ़रोख्त में 64% का इजाफा हुआ, जबकि मुनाफे में 120% का इजाफा हुआ है। स्टेट ऑयल के माली साल के पहले तिमाही की मालियाती रिपोर्ट जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफे और इन्वेंट्री के फ़वाइद से आमदनी तवक्कात से ज़्यादा हुई।
कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौशी सरगर्मियां तेज होने पर रवा माली साल के पहले सहमाही में PSO की फरोख्त में 64% का नुमाया इजाफा हुआ। जुलाई 2021 से सितंबर 2021 में 469 अरब 58 करोड़ रुपए की फरोख्त की गई। गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में 285 अरब 10 करोड़ रुपए की फरोख्त हुई थी। पहले सहमाही में PSO के मुनाफे में 120% का नुमाया इजाफा हुआ। जुलाई 2021 से सितंबर 2021 में मुनाफा 11 अरब 53 करोड़ रुपए रहा। गुज़िश्ता माली साल के पहले सहमाही में 5 अरब 22 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी सहमाही में कंपनी ने 6 अरब 15 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया है। जुलाई 2020 से सितंबर 2020 में 2 अरब 81 करोड़ रुपए की टैक्स अदा किए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स को नए सिस्टम के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना रहा, ताहम कारोबारी सरगर्मियों का अख्ताम मुस्बत रहा। MD स्टॉक एक्सचेंज नए सिस्टम की पेचीदगियां दूर करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 198 पॉइंट्स के इजाफे से 45,990 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि नए सिस्टम की पेचीदगियों की वजह से मार्केट मुतासिर है। ऑयल, कोयला और डॉलर की कीमत में कमी का नुमाया असर मार्केट पर मुरतब नहीं हो रहा। डॉलर की बहुत अच्छी खबर आई है कि डॉलर नीचे आ गया। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस वो काफ़ी नीचे आ गए, 81-82 डॉलर तक क्रूड ऑयल आ गया। इसके साथ साथ आपका जो कोल प्राइस है 183 डॉलर तक वो भी एक आ गया। तो ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो आपको 8 बिलियन है या जो भी 3 बिलियन का ये 1.2 बिलियन का जो ऑयल की मद में जो दे रहे हैं, तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, बाजार अच्छी है। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान कहते हैं कि नए सिस्टम में ट्रेडिंग इंजन भरपूर काम कर रहा है। ऑर्डर मैनेजमेंट की पेचीदगियां सामने आई हैं, जिनको हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नया ट्रेडिंग सिस्टम एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मार्केट की ग्रोथ के लिए। इसके अंदर ना सिर्फ जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, मगर जो सर्वेलेंस सिस्टम है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रस्ट और ग्रोथ के लिए। जेन्युइन इश्यूज आए हैं, फेस किए हैं उन्होंने, और उसके लिए हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है उनको सॉल्व करने के लिए। स्टॉक इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते का आगाज नए ट्रेडिंग सिस्टम से किया गया था। सिस्टम के मसाइल के बायस गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 2.5 घंटे के लिए ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई थी। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से नेशनल एथलीट की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद की गई है। वर्ल्ड जुजिस्ट्रू चैम्पियनशिप में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। ऑफ कराची का बड़ा इकदाम, खेलों से वाबस्ता नौजवानों के लिए स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया गया। वाइस चांसलर खालिद इराकी बोले कि हमें अपने एथलीट्स की कामयाबियों को सराहना चाहिए, पर प्रमोशन उस वक्त नहीं हो सकती जब हम अपने बच्चों को सपोर्ट ना करें, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल बट इन टर्म ऑफ इनकरेजमेंट एज वेल। आज से पहले इतनी सपोर्ट कहीं नहीं मिली, हमेशा स्पॉन्सर के लिए बहुत धक्के खाए हैं। ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की हमारी कराची यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि जो अभी हालात होते कोरोना की वजह से, तो हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि हमें कोई सपोर्ट करता है या स्पॉन्सर करता है। स्पोर्ट्स की जो जितनी मैनेजमेंट टीम है वो आपके लिए फ़ंड्स रेस कर दे, और एक डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, सिर्फ जिट्सो के नहीं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से इंसान जो है वो फिर पढ़ाई के साथ साथ जो है वो एक सुकून से ट्रेनिंग कर रहा होता है, और फिर उसे टेंशन नहीं होती, टेंशन लेस होकर वो जो है वो अपनी फुल हार्डवर्क करता है, स्ट्रगल करता है, और वो फिर खेलने जाता है। तलबा का मज़ीद कहना था कि जुजित्सु वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए सीने पर मेडल सजाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। सिंध बॉक्सिंग टीमों के ट्रायल्स 31 अक्टूबर को होंगे। तमाम डिवीजन्स के सीनियर मर्द और ख़वातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे, जबकि नेशनल मर्द और ख़वातीन की दूसरी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 22 नवंबर से शुरू होगी। बॉक्सिंग टीमों के ट्रायल्स इतवार 31 अक्टूबर को उस्ताद अली मोहम्मद कंबरानी बॉक्सिंग स्टेडियम कलकरी ग्राउंड में होंगे। सेक्रेटरी सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन जनाब अब्दुल रज़ाक बलूच के मुताबिक ट्रायल्स में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर डिवीजन के मर्द बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। महकमे सकाफत सिंध की जानिब से संबारा आर्ट गैलरी में तराश के नाम से मुजस्मा साजी की नुमाइश जारी है। नौजवान ख़वातीन आर्टिस्ट सहर शाह रिजवी, सिद्रा सत्तार और दीगर ने फनपारों के बारे में सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की। चीज़ें बनाते हैं रोज़मर्रा की, उनको डिफरेंट शेप में भी बनाया जा सकता है। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि कैटल है, तो इसको मैंने शेप दी है शूज़ की,
और वो वॉज है तो मैंने उसको जो है ना कि कहते हैं लेदर के इसमें दिया है, मतलब इफ़ेक्ट दिया उसका। तो इस तरह हम, ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि हम अपनी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की उनको डिफरेंट जो है ना शेप दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं उसको अपने घर के अरेंजमेंट्स के लिए। मेरा काम ऐसे बच्चों पे मुश्तमिल है जो अपनी ज़िंदगी सड़कों पे गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी की सारी जो जद्दोजहद है वो 2 वक्त की रोटी कमाने में लग जाती है, और में से ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो बेसिक तालीम तक पहुंच पाते हैं। मेरा काम जो है वो फेमिनिन के हवाले से है, स्कल्पचर है जिसमें हेयर से मैंने फेमिनिन का जो करेक्टर है, एक औरत का जो करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया है, और बेसिकली जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ मैंने कंपोज किया है हेयर को, ताकि वो डिफरेंट मीनिंग्स दे सकें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।